तो आज का जो टॉपिक है वो है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? देखिए, जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक, और एक होता है डायनामिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या है? देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है जिस मेमोरी का साइज फिक्स्ड हो। मतलब हम जब मेमोरी एलोकेट करेंगे, पहले से बता देंगे कि कितना मेमोरी एलोकेट करना है और उस मेमोरी का साइज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में। वो होता है स्टैटिक। फॉर एग्जांपल, लाइक सपोज आपने लिखा है इंट ए, तो आपको पता है कि इंट ए जो वो कितना बाइट ले रहा है, 4 बाइट। तो पहले से आप बता रहे हो कि देखो ये 4 बाइट लेगा। फिर बाद में आप इसको चेंज कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। सपोज आप एक array ले रहे हो, इंट ए ऑफ 5। तो इस array में कितना इंटीजर रहेगा? 5 इंटीजर रहेगा। तो जो 5 इंटीजर इसमें रहेगा, कितना बाइट लेगा? 20 बाइट लेगा। तो मुझे बताइए, ये array तो दिखने में इस तरह होगा। ये जो array है ये दिखने में इस तरह होगा, 1 2 3 4 इस तरह होगा। तो क्या हम इस array में, अगर हम बाद में चाहते हैं और एक नया एलिमेंट ऐड करने के लिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज क्या है? इसका साइज फिक्स है। जैसे 5 इंटीजर रह सकता है, तो साइज बढ़ नहीं सकता। और अगर हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, लेट्स से हमने इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया, क्या इस आरे का साइज घट जाएगा? नहीं। समझ रहे हो? सपोज फॉर एग्जांपल, आपने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो कितना एलिमेंट रहा? 4 एलिमेंट। लेकिन क्या एक्चुअली ये जो आरे है इसका साइज घटेगा? नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा, 20 बाइट। तो ये इसका साइज क्या है ना, फिक्स है। तो इसका साइज हम बढ़ा नहीं सकते हैं और घटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। सपोज एग्जांपल, और एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैंने एक डेमो क्लास का करने के लिए प्लान किया, और मैं एक ट्यूटोरियल में, तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि ठीक है, आज लेट्स से 100 स्टूडेंट्स आएंगे। तो उस क्लासरूम में मैंने 100 चेयर्स पका दिया। ठीक है। तो जब क्लास स्टार्ट हुआ, देखे ओनली 20 स्टूडेंट्स आए हैं। तो क्या प्रॉब्लम हुआ ना, जो 80 चेयर्स था वो अननेसेसरी वेस्टेज हुआ, इसे ना। लेकिन इसी उसके वजह से मैंने क्या किया, नेक्स्ट दिन मैंने प्लान किया, अच्छा एक काम करते हैं, तो इतना तो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 20 स्टूडेंट आए थे, ठीक है, काम करते हैं 30 चेयर डाल देते हैं। तो अगले दिन मैंने 30 चेयर डाल दिया, और देखा उस अगले दिन 200 स्टूडेंट्स आ गए। तो उस टाइम में क्या हुआ ना, मेमोरी मेरा मेरा जो जगह था वो शॉर्टेज हो गया, ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। समझ रहे हो? तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पहले से फिक्स कर लिया, पहले से फिक्स कर लिया कि 30 स्टूडेंट्स आएंगे, कि पहले से फिक्स कर लिया कि इतना 200 स्टूडेंट्स आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, नहीं तो वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि हम पहले से फिक्स कर रहे हैं। जैसे कि इस आरए में हो रहा है, हम पहले से बता रहे हैं कि 5 एलिमेंट रहेगा, तो उसके बाद में हम इससे नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, कि पुराना एलिमेंट हटा नहीं सकते। पुराना अगर हटाएंगे फिर भी उसका मेमोरी साइज घटेगा नहीं, तो ये साइज फिक्स है। इस तरह का मेमोरी को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ओके। तो अगर हम मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो हम डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं। मतलब मेमोरी का साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हम 5 एलिमेंट के लिए रखा था, एलिमेंट 5 एलिमेंट कर लिए, फिर वो 2 एलिमेंट आ गया, तो हम इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जो कि इस आरए में पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, एक 3 एलिमेंट डिलीट हो करना है, घटा दिया, फिर हम चाहते हैं कि अच्छा इसका मेमोरी का साइज भी घटना चाहिए, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस काम करने के लिए हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जरूरत है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से नहीं होगा। मतलब हम जितना एलिमेंट रखेंगे उतना, अगर मैं 10 एलिमेंट रखूंगा तो 10 एलिमेंट के लिए मेमोरी लेंगे। अगर 50 एलिमेंट रखेंगे तो 50 एलिमेंट के लिए मेमोरी लेंगे। लेकिन आरए में तो वैसा नहीं है। अगर आरए में आप ले रहे हो इंट ए ऑफ 100 आपने लिया है, तो इसमें ये 100 एलिमेंट का ही मेमोरी लेगा। अगर इसमें आप 10 एलिमेंट रखते हो तब भी वो 100 के लिए मेमोरी लेगा, ठीक है ना। और 101 एलिमेंट, एक से एक एलिमेंट इसमें रख नहीं सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है क्या ना, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है ना, मेमोरी का साइज जो होता है कैन बी चेंज डायनेमिकली, और मेमोरी साइज इज नॉट फिक्स्ड। मेमोरी
size can be increased or decreased, increased or decreased during runtime। ओके, ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमें दो चीज चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए ना, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या चाहिए, ये काम करने के लिए सी प्रोवाइड सम फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। क्या क्या नाम है उसका, एक है आपका मैलोक, एक फंक्शन का नाम है मैलोक, और एक आपका कैलोक, और एक आपका रियलोक, और लास्ट वाला है आपका फ्री। तो ये चार फंक्शन को हम यूज करते हैं। नॉर्मली मैलोक और कैलोक यूज होता है मेमोरी को रिजर्व करने के लिए, और रीअलोक यूज होता है मेमोरी को साइज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, और फ्री होता है जो मेमोरी को आपने रिजर्व किया है उस मेमोरी को फ्री करने के लिए। ये चारों फंक्शन हम यूज करते हैं। हम हर एक का यूज सीखेंगे और वो कैसे यूज होता है हम देखेंगे। तो शॉर्टली अभी तक हमने क्या बताया कि जो मेमोरी का साइज फिक्स है पहले से वो स्टैटिक है, जिसका साइज हम बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते, लेकिन जिस मेमोरी का साइज हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो होता है डायनेमिक। और डायनेमिक मेमोरी को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंटर की हेल्प चाहिए, और फिर ये जो चार फंक्शन दिया है इनका हेल्प चाहिए। तो कैलोक मैलोक जो होता है ये क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, और रीएलोक जो होता है वो मेमोरी को साइज को बढ़ाता है या घटाता है। और फ्री क्या करता है फाइनली ना, फ्री क्या करता है, फ्री क्या करता है ना, जस्ट मेमोरी को अपने रिजर्व किया है उसको फ्री करता है, ठीक है। तो एक एक को हम देखेंगे, और ये जो चार फंक्शन है ये कहाँ पर है ना, stdlib.h, ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर वो है। इस हेडर फाइल के अंदर ये चारों फंक्शंस है। तो हमें अगर अब जब भी हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इसको लिखना, ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो पहले आते हैं मैलोक के पास, देखते हैं मैलोक कैसे काम करता है। तो पहले हम देते हैं हेडिंग मैलोक। तो मैलोक क्या फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी एलोकेशन। मैलोक का फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी एलोकेशन। तो मैलोक एक्चुअली करता क्या है ना, ये एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को रिजर्व करता है। देखिए मेमोरी ब्लॉक आपको पता है रैम दिखने में कैसा है, आपका रैम दिखने में कैसा है, ऐसा है, ये आपका रैम है नहीं। हर एक मेमोरी सेल का कैपेसिटी कितना है, 1 बाइट होता है, आपको पता होगा नहीं। एक इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट, मतलब एक इंटीजर ये है 4 नहीं, 4 बाइट, हर एक सेल एक एक बाइट होता है। तो मैलोक क्या करता है, मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व करता है जितना आप चाहते हो, फिर रिजर्व करने के बाद उस मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस होगा ना, जो मेमोरी ब्लॉक उसने रिजर्व किया है उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को एक पॉइंटर में रखता है। लेट से इस मेमोरी ब्लॉक को मैलोक ने एलोकेट किया है, तो इसका एड्रेस कहाँ रखेगा, एक पॉइंटर में रखेगा। जैसे ये है वो पॉइंटर वेरिएबल, इसमें उसका एड्रेस रहा, लेट से उसका एड्रेस था 1001, ठीक है। ये होता है क्योंकि आपको पता है हम एक जो मतलब वैल्यू होता है उसको उसका नाम से एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो उसका अगर एड्रेस पता होगा पॉइंटर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। तो देखते हैं, तो क्या लिखते हैं, लिखो मेमोरी, देखो ऐसा लिखो मैलोक क्या करता है, देखो इट रिजर्व्स मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड रिटर्न्स द बेस एड्रेस क्या होता है, जहां से स्टार्टिंग हुआ है, बेस एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक टू ए पॉइंटर।
ये जो पॉइंटर है ये किस तरह का है? ये जो पॉइंट जो रिटर्न करता है जो पॉइंटर है, दिस पॉइंट रिटर्न टाइप जो पॉइंटर है एक वॉइड पॉइंटर होता है। बताएंगे वॉइड पॉइंटर क्या होता है। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या होगा, ये आपका पॉइंटर है इक्वल्स टू डाटा टाइप स्टार, डाटा टाइप स्टार, देन मैलॉक ब्रैकेट के अंदर आप जितना साइज चाहते हो, जितना मेमोरी ब्लॉक चाहते हो रिजर्व करने की, तो कैसे काम करेगा ना, ये जितना साइज, लेट्स से मैं साइज 10 दूंगा तो कितना करेगा, 10 बाइट रिजर्व करेगा। तो 10 बाइट रिजर्व करने के बाद जो मेमोरी ब्लॉक होगा, तो ये 10 बाइट रिजर्व कर लिया, तो 10 बाइट जितना भी वो रिजर्व कर लिया, तो इसका एक बेस एड्रेस होगा, स्टार्टिंग एड्रेस, तो उसको लेके रखेगा कहाँ पर, एक पॉइंटर। तो किसके लिए आप क्या रखना चाहते हो यहाँ पर, हो सकता है आप ये ब्लॉक में इंटीजर रखना चाहते हो, या फ्लोट रखना चाहते हो, या कैरेक्टर रखना चाहते हो, जो भी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। और इसीलिए हमने क्या लिखा है, डाटा टाइप स्टार यहाँ लिखा है। मतलब आप अगर इंटीजर रखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंट स्टार। मतलब ये जो मेमोरी ब्लॉक आपने लिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर रखना चाहते हो। अगर यहाँ पर लिखोगे फ्लोट स्टार तो मतलब ये जो मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोट रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे लिखा मैंने, ptr इक्वल्स टू, मैं लिखा यहाँ पर फ्लोट स्टार। तो मतलब फ्लोट स्टार मतलब आप क्या रखना चाहते हो ना, फ्लोट रखना चाहते हो, फ्लोट स्टार, देन मैलॉक, मैलॉक, देखो मैं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर लिखा 5 इंटू साइज ऑफ, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रहता है, साइज इन बाइट्स देता है, साइज ऑफ, लेट्स से लिखा मैंने फ्लोट। तो ये क्या करेगा, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है ये जो मैलॉक फंक्शन है कितना बाइट रिजर्व करेगा, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट कितना है 4 है, तो 5 इंटू कितना 4, मतलब 20 बाइट रिजर्व करेगा। कितना बाइट, 20 बाइट। कितना फ्लोट रखने के लिए, 4 फ्लोट, 1 2 3 4। तो हर एक ब्लॉक जो है वो कितना बाइट का है, 4 बाइट, 4 4 4 4। क्या रह सकता है इसमें ना, फ्लोट रह सकता है। उसका एड्रेस कहाँ रहेगा ना, एक पॉइंटर है उसका नाम है ptr, इसके इसका एड्रेस रहेगा, लेट्स से इसका एड्रेस है 1001, कहाँ से, इस ये जो मेमोरी ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका एड्रेस कितना है, लेट्स से 1001 है। तो ये रखा, कौन रखा, ये पॉइंटर। तो ये इसका मेमोरी एलोकेशन इस तरह से है। तो आप इस मेमोरी ब्लॉक में डाटा रख सकते हो, तो इसका एक्सेस कर सकते हो, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट विल रिजर्व memory to store how many floats, 4 floats, sorry 5 floats, क्योंकि हमने 5 दिया है ना, 5 float values, 5 float value। तो ये ऐसे कर सकता है। देन हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो void, तो मैलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक, हर एक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, इफ void, void pointer। void pointer क्या होता है, void pointer एक जेनेरिक पॉइंटर होता है। मतलब जैसे कि मैं लिखा int स्टार p, ये किस तरह का पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर, ये किसका एड्रेस रखेगा, इंटीजर का। मैं लिखा कैरेक्टर स्टार q, ये किसका एड्रेस रखेगा, कैरेक्टर का, नहीं। तो void पॉइंटर इस तरह का पॉइंटर है, void स्टार p, ये इस तरह का पॉइंटर है जो किसी भी तरह का वैल्यू का एड्रेस रख सकता है। वो इंटीजर का रख सकता है, कैरेक्टर रख सकता है, फ्लोट का रख सकता है, किसी का भी रख सकता है, तो उसको बोलते हैं void पॉइंटर। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉइंटर हम बना रहे हैं ये किसी भी तरह का एड्रेस को, मतलब जिस तरह का एड्रेस आप रिजर्व करोगे, ब्लॉक मेमोरी रिजर्व करोगे, उसका वो रख सकता है, वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, वो कोई भी हो। तो ये होता है किसका काम ना, void पॉइंटर का। तो मैलॉक का सिंटैक्स देखा आप लोगों ने, एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल देख के हम करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे मैलॉक यूज करके। ठीक है, तो मैलॉक को एक्सप्लेन करते हैं। ये लिखा हैश इंक्लूड
stdlib.h, फिर लिखो void main, ये हमारा मेन फंक्शन है। देन तो मैं चाहता हूँ, सपोज मैं चाहता हूँ n नंबर ऑफ एलिमेंट रखने के लिए, n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए मेमोरी डायनेमिकली रिजर्व करना चाहता हूँ, तो उसके लिए साइज दिया n लेट से, ठीक है। और एक हमें पॉइंटर भी लेना पड़ेगा स्टार ptr, जो कि उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, ठीक है। लेट्स से इतना ही रखेगा। तो पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे ना, प्रिंटफ, मतलब जो काम आप आरए में कर रहे थे, आरए की तरह दिखा। पहले अगर मुझे 5 इंटीजर रखना है, लेट्स से मुझे 5 इंटीजर रखना है, तो हम क्या कर रहे थे, एक आरए ले रहे थे। अभी वही काम हम डायनेमिकली करेंगे, मैलॉक यूज करके करेंगे, ठीक है। प्रिंटफ जैसे एंटर द साइज ऑफ, एंटर द साइज ऑफ, लेट्स से आपका मेमोरी ब्लॉक, और एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव टू स्टोर, ऐसा लिखते हैं। एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर, आप कितना एलिमेंट रखना चाहते हो। तो मैंने लिखा स्कैनर %d, %n, n नंबर ऑफ एलिमेंट रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो मेमोरी रखना पड़ेगा ना। कितना मेमोरी लेना पड़ेगा, n, सपोज आप n इंटीजर रखना चाहते हो, तो n इंटीजर के लिए रखना पड़ेगा, हर एक इंटीजर 4 बाइट है, ठीक है। सपोज n दिया 5, तो 5 × 4 = 20 बाइट्स रखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ना, लिखो ptr इक्वल टू, क्या लिखेंगे, int स्टार मैलॉक, क्या कितना चाहिए आपको, n चाहिए, n इंटू साइज ऑफ, क्या लिखेंगे ना, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर n इंटू क्या लिख सकते थे, 4 भी लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट हमने यहाँ लिखा ताकि इंटीजर का साइज जितना है उतना मल्टीप्लाई होगा। आपने अगर n दिया 10, तो कितना होगा, कितना मेमोरी रिजर्व होगा, 40 बाइट्स। तो n के हिसाब से मेमोरी रिजर्व होगा, तो एक मेमोरी ब्लॉक हो गया। लेट्स से आपने n 5 दिया है, लेट्स से, तो 5 इंटीजर के लिए मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो गया, जहां पर 5 इंटीजर रह सकता है, और उसका जो एड्रेस है आके रहा कहां पर, एक पॉइंटर वेरिएबल में रह गया, ठीक है। अभी इतना काम हो गया है, इतना काम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है, ये मेमोरी कहां पर लेगा, रैम में लेगा। लेट्स से और कुछ अदर प्रोग्राम रन कर रहा है, आपका रैम में जगह नहीं है, उस टाइम में क्या हो सकता है, हो सकता है उतना मेमोरी जितना आप चाहते हो लेने के लिए ना हो, आपको 20 बाइट चाहिए लेकिन 10 बाइट अवेलेबल है, तो क्या होगा ना, मेमोरी इज नॉट अवेलेबल। तो वो कैसे होगा, अगर वो टाइम अगर ऐसा है, तो ये पीटीआर का मैलॉक क्या करेगा ना, नल करेगा, क्या देगा, नल। तो लिखते हैं इफ, अगर पीटीआर इक्वल टू नल, मतलब मेमोरी अभी नहीं मिल रहा है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लिखेंगे ना, प्रिंटेड, क्या लिखेंगे ना, मेमोरी लेट्स से इज नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जितना हम चाहते हैं, तो अभी से और कंटिन्यू करना नहीं चाहिए, बंद कर देंगे। क्या लिखेंगे, एग्जिट, एग्जिट 0। एग्जिट फंक्शन का काम क्या होता है ना, प्रोग्राम को यहीं से बंद कर देगा, मेमोरी तो एलोकेट नहीं हो पाया। लेकिन अगर मेमोरी एलोकेट हो गया है, अगर मेमोरी एलोकेट हो गया है, अगर मेमोरी है, तो डायग्राम जैसा है वैसा ही एक डायग्राम मिलेगा, और पीटीआर में क्या होगा ना, पीटीआर में उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस होगा। लेट्स से इस मेमोरी ब्लॉक जो रिजर्व हुआ है 20 बाइट्स, उसका एड्रेस कितना है, लेट्स से इसका एड्रेस है 1001, ऐसा है लेट्स से। तो अब हम क्या करते हैं ना, एल्स में क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं इतना सा मेमोरी एलोकेट हुआ है, उसमें एलिमेंट रखो और उसको डिस्प्ले करो, ठीक है। तो हम करते लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लेट्स से एक मैसेज दे दिया, प्रिंटेड एंटर द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स एंटर करो, कितना एलिमेंट करना है ना, n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो लूप पकाओ, लूप डालो, और आई, आई को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो एक आई ले लो, कॉमा आई,
और i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कितना लिखेंगे n, देन i प्लस प्लस, और उसके अंदर आओ क्या लिखेंगे, एंटर करेंगे कीबोर्ड से scanf परसेंटेज d, परसेंटेज d फॉर इंटीजर, देन कॉमा क्या लिखेंगे ना ptr प्लस i, क्योंकि स्कैनर पे हमेशा क्या लगता है, हम देते हैं ना, जब नॉर्मल हम स्कैनर लिख रहे थे क्या लिख रहे थे, स्कैनर परसेंटेज डी एम्परसेंड ए, एम्परसेंड क्या होता है, एड्रेस नहीं देता है, तो ptr क्या है, एड्रेस है कि नहीं है, तो ptr तो जो i इक्वल 0 होगा तो कहां पर वैल्यू रहेगा, आपने दिया 10 दिया तो 10 कहां रहेगा ना 1001 में, i 1 हुआ तो क्या होगा 1001 प्लस 1, मतलब कौन सा लोकेशन, इसका एड्रेस है 1001, इसका कितना होगा, ये 4 बाइट ले रहा है तो ये होगा 1005, ये होगा 1009, इस तरह होगा ना, तो सेकेंड एलिमेंट जब दोगे 1001 प्लस 1 कितना है 1005, तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट 10 दिया यहाँ पर रहा, सेकेंड एलिमेंट 20 दिया यहाँ पर रहा, थर्ड एलिमेंट 30 दिया यहाँ पर रहा, समझ रहे हो, तो इस तरह से वो रहेगा, तो एलिमेंट रह गया, अभी आपको इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे, ऐसे में लिखा है यहाँ पर printf the elements are क्या है, the elements are क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा, the elements are लूप डालेंगे for i equals to 0, i less than 5, i 5 क्यों लिखेंगे less than n, then i प्लस प्लस क्या लिखेंगे ना printf परसेंटेज d कॉमा क्या लिखेंगे ना वैल्यू लिख के क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, स्टार ptr प्लस और मिल जाएगा, एक बार रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, हमने ये सारा काम किया है, कैसे किया है ना डायनामिकली किया है, देखो मांग रहा है वैल्यू, एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव टू स्टोर, मैंने दिया 5, एंटर द एलिमेंट्स, मैंने दिया 10 20 30 40 50, the elements are 10 20 30 40 50, गॉट इट, तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा, तो आपने 5 एलिमेंट रखा, 5 एलिमेंट को डिस्प्ले किया, लेकिन यहाँ पर आपने कोई आरे नहीं लिया है, आपने आरे लिया है क्या, नहीं आरे नहीं लिया है, आपने जो भी काम किया है कैसे किया है ना डायनेमिकली किया है, मैलॉक फंक्शन यूज करके किया है, ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम में सब तो हो गया, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है, क्या है ना, आपने जो मेमोरी को रिजर्व किया है, जो ब्लॉक है मेमोरी में, जो मेमोरी ब्लॉक आपने रिजर्व किया है, आपका काम खत्म हो गया, इनपुट लिया डिस्प्ले कर लिया सब हो गया, लेकिन वो मेमोरी ब्लॉक का काम खत्म हो गया, वो मेमोरी से फिर फ्री कब होगा, मतलब उस जगह को हम फ्री कब करेंगे, लेट से एक मूवी चल रहा है, आप एक मूवी देखने गए हो, एक फिल्म देखने गए हो हॉल में, 12 से 3 बजे तक टिकट किया है, मूवी देखा, मूवी फिर 3 बजे खत्म हो गया, तो 3 बजे के बाद क्या आपको वहां उस चेयर में बैठना चाहिए क्या, नहीं चाहिए, लेकिन आप लेट से बोलोगे हाँ नहीं बैठ जाते हैं, अगर कोई चेक करता है तो जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कोई चेक ना करे और आप बैठ जाओ, तो मतलब आपका काम खत्म हो गया है, वो चेयर को आप फ्री करना चाहिए ताकि और कोई आके वहां पर बैठ सके, ठीक है, तो ऐसा है प्रॉब्लम यहाँ पर भी होता है क्या, जो मेमोरी आपने रिजर्व किया था यहाँ पर जितना किया था, तो वो मेमोरी ब्लॉक का काम खत्म हो गया है, मतलब आपने इनपुट लिया डिस्प्ले किया खत्म हो गया, अब उसको फ्री करना चाहिए, आपने फ्री नहीं किया है, तो अगर इस तरह आप बार बार बहुत बार इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम को रन कराओगे, तो फ्री नहीं करोगे, तो a certain amount of memory will be, you will feel that is disappeared,
मतलब आपका मेमोरी होगा लेकिन उस मेमोरी को कोई यूज नहीं कर पा रहा होगा, उसे मेमोरी लीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लीक। तो ये मेमोरी लीक ना होने के लिए हम क्या करेंगे? काम खत्म हो गया, अब आओ, बाहर आओ, लिखो क्या? फ्री। क्या लिखेंगे? ना फ्री पीटीआर, तो वो मेमोरी को फ्री कर देगा। ओके, तो ये जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम है। लास्ट में आप फ्री पीटीआर लिख लीजिए। पीटीआर मतलब जिस एड्रेस से वो मेमोरी रिजर्व हुआ था वहीं से फ्री हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका मैलोक का काम। तो जो मेमोरी को हम डायनामिकली रिजर्व करेंगे, हम उसे डायनामिकली फ्री भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था आपका मैलोक का काम। तो नेक्स्ट क्या है ना? कैलोक। कैलोक क्या होता है? अच्छा, मैलोक का और एक एग्जांपल करते हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं मैलोक का, करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहले स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के लिए हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, फिर इसमें एलिमेंट रखेंगे, फिर डिस्प्ले करेंगे। लेट्स से तो स्ट्रक्चर पहले बनाओ। लेट्स से स्ट्रक्ट, हम तो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट। एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या है? जैसे इंट रोल नंबर है, देन कैरेक्टर नेम ऑफ 30, ये क्या है? नेम है, नेम एक स्ट्रिंग है, देन फ्लोट मार्क है। ठीक है, तो इतना मेमोरी हम, मतलब इतना, इसमें तीन चीज है। तो स्टूडेंट क्या है ना, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एक स्ट्रक्चर है, उसमें तीन चीज रहेगा। तो हम पहले से क्या कर रहे थे ना, स्टूडेंट नाम का हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस लिख के कर रहे थे, लेकिन अब वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ये जो इस स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, मैलोक फंक्शन यूज करके करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो स्ट्रक्चर मेमोरी लेगा, लेट्स से ये स्ट्रक्चर दिखने में ऐसा है। पहला वाला क्या है? ये वाला पहला है रोल नंबर, ये वाला है नेम, और ये वाला है मार्क। लेकिन ये मेमोरी हम नहीं लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और S2, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम मेमोरी मैलोक यूज करके करेंगे। ठीक है, तो मैलोक यूज करके करने के लिए किस तरह का पॉइंटर चाहिए हमें? स्टूडेंट क्या लिखेंगे? स्टार पी पीटीआर, इस तरह का पॉइंटर चाहिए। कि जिस तरह का मेमोरी ब्लॉक, उसी तरह का पॉइंटर उसका एड्रेस रखेगा ना। क्या लिखेंगे? पीटीआर इक्वल टू, क्या लिखेंगे? डाटा टाइप क्या है? स्टॉक स्टूडेंट, देन स्टॉक स्टूडेंट क्या लिखेंगे? स्टार, इंट स्टार रहा था, स्टार मैलोक साइज ऑफ स्टॉक स्टूडेंट, तो साइज ऑफ इंट दे रहा था। स्टॉक स्टूडेंट का साइज कितना है? नहीं, जितना लेगा 4 बाइट, 30 बाइट, 4 बाइट, 38 बाइट नहीं, बट सब पुराने कंपाइलर में 38 बाइट, आजकल का नया कंपाइलर में लास्ट क्लास दिखाया था 40 बाइट ले रहा था। नहीं, एक्चुअली लेना चाहिए 38 बाइट, लेकिन 48 बाइट लेता है क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट पैडिंग करता है। मतलब 32 बिट में क्या होता है ना, 4-4 करता है, मतलब रोल नंबर कितना लेगा? 4 बाइट लेगा, तो एट ए टाइम वो 4-4 बाइट रीड करेगा। तो पहले 4 बाइट रीड कर लिया, ठीक है। 30 बाइट को वो कैसे रीड करेगा? 4-4 के हिसाब से, 4-4 के हिसाब से कितना हो जाएगा? हो जाएगा 28 तक जाएगा ना। 28 बाइट कर सकता है। 28 के बाद बचा कितना? 2 बाइट बचा। फिर यहाँ पर इसके लिए क्या करेगा? और एक्स्ट्रा 2 बाइट यहाँ पर दे देगा। मतलब कितना हो गया? ये 32 हो गया। फिर फ्लोट के लिए कितना? 4 बाइट, मतलब इसके लिए 4 बाइट लिया, इसके लिए क्या ले रहा है? 32 बाइट ले रहा है, और इसके लिए क्या ले रहा है? 4 बाइट। तो ये जो 2 बाइट एक्स्ट्रा हुआ है, ऐड हुआ है, इसे पैडिंग बोलते हैं। इसलिए टोटल ले रहा है कितना? 40 बाइट। बट एक्चुअली जो पुराना कंपाइलर है, तो उसमें कितना ले रहा था ना? 38 बाइट ले रहा। तो ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यों ले रहा है? क्योंकि जब रीड कर रहे हैं हम, 4-4 32 बिट कंपाइलर अगर है आपका, ये 4-4 बाइट के हिसाब से रीड करेगा, और 64 बिट कंपाइलर तो 8-8 बाइट के हिसाब से रीड करेगा। तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो फिर भी जो भी हो, देखो, तो ये सबके लिए ये जो मेमोरी होगा, ये मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया। तो मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व करने के बाद उसका एड्रेस कहाँ पर रखेगा? ये तीन चीज है, इसका एड्रेस रखा कहाँ पर? पीटीआर में। अभी इस मेमोरी ब्लॉक का कोई नाम नहीं है, सिर्फ एड्रेस है। लेट्स इसका एड्रेस है 1001।
हम इसमें यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, फिर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वैल्यू हम रखना चाहते हैं, तो पहले चीज अगर ये मेमोरी ब्लॉक एलोकेट नहीं हो पाया, मतलब रैम में जगह नहीं है, कुछ और काम चल रहा है, तो उस टाइम में क्या है, क्या रिटर्न करेगा, ये नल रिटर्न करेगा। क्या लिखेंगे, इफ ptr इक्वल टू नल। अगर ये नल है तो क्या लिखेंगे ना, प्रिंटेड नो मेमोरी इज अवेलेबल, देन उसको एग्जिट करो, प्रोग्राम को यहां से बंद कर दो, एग्जिट 0। ओके ओके, देन हम क्या कर सकते हैं ना, मेमोरी अभी डाटा एलिमेंट रख सकते हैं, किसमें लिखेंगे ना, एल्स। एल्स क्या है ना, एलिमेंट रखो, मैं लिखा लेट से मैसेज दिया प्रिंटेड एंटर बार, और एंटर क्या क्या है, रोल नंबर कॉमा नेम एंड मार्क, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, स्कैन एफ, देन आपका परसेंटेज डी, देन दूसरा क्या है परसेंटेज एफ, तीसरा क्या है परसेंटेज एफ, लिखेंगे कॉमा, कमांड क्या है ना, पीटीआर है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कैनएफ में ना, अगर डिस्प्ले करते हो तो क्या लिखते हैं, पीटीआर पॉइंटर थ्रू अगर एक्सेस करते हो, लास्ट क्लास मैंने बताया था, आप लोग यूज कर रहे थे आरओ ऑपरेटर, याद है, पीटीआर कैसा आरओ ऑपरेटर लगा रहे थे, रोल नहीं, डिस्प्ले करने के लिए ऐसा है, तो रीड करने के लिए क्या लगेगा ना, उसके आगे क्या लगेगा, एक एम्परसेंड लगेगा, एम्परसेंड पीटीआर रोल, देन कॉमा, स्ट्रिंग में कभी एम्परसेंड लगता नहीं है, तो क्या लिखोगे ना, पीटीआर नेम, देन कॉमा, देन मार्क के लिए क्या रहेगा ना, एम्परसेंड पीटीआर मार्क, तो हो गया, आपने इनपुट कर दिया। अब क्या करना है ना, अब आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे ना, लिखो प्रिंटेड रोल नंबर कॉमा नेम एंड मार्क आर, मार्क आर डिस्प्ले करेंगे, क्लास 10 दे दो एक सेमीकोलन, लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, प्रिंटेड पहला कौन है ना, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, देन परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, क्या डिस्प्ले करेंगे ना, आप परसेंट हटा दो, पीटीआर क्या लिखेंगे ना, रोल कॉमा पीटीआर नेम प्लस कॉमा, देन पीटीआर क्या लिखेंगे ना, मार्क, डन, पीटीआर मार्क। इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। कहां पर मिस्टेक आ रहा है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर stdlive.h दे दीजिए, ठीक है, तो एरर नहीं आएगा, कंपाइल एंड रन। तो आपको मांगा एंटर रोल नंबर नेम मार्क, मैं दिया 101, रोल नंबर नेम दिया रंजन, मार्क दिया 70.5, डिस्प्ले कर दिया, रोल नंबर नेम एंड मार्क आर, ओके, तो इस तरह वो ले रहा है। तो यही काम हमने कैसे किया था, यही काम हमने किया था पहले स्ट्रक्चर के नाम को यूज करके, नहीं, लेकिन अभी वही काम हमने किया कैसे, एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया डायनामिकली पॉइंटर के थ्रू मैलॉक लगा के, फिर उस डायरेक्टली उस मेमोरी ब्लॉक के साथ हमने इंटरेक्ट करके वैल्यू रखा और डिस्प्ले किया। यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर का नाम कहीं पर भी नहीं है, हमने कहीं पर नहीं लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और S2, ऐसा नहीं लिखा है, हम जो भी किया है इस पॉइंटर के थ्रू किया है, पीटीआर के थ्रू किया है, ठीक है। तो फाइनली इसको फ्री पीटीआर लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लिखो कैटलॉग। एक कैटलॉग यूज होता है किस लिए, मैटलॉब और कैटलॉग का काम सेम है। कैटलॉग कैसे काम करता है ना, कैटलॉग आल्सो रिजर्व, कैटलॉग क्या करता है ना, रिजर्व ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, ब्लॉक्स BLOCK क्या करते हैं, कैटलॉग क्या करता है, रिजर्व
just blocks of memory and returns the base address to a pointer. तो कैलॉग का सिंटैक्स क्या है ना, कैलॉग दिखने में इस तरह है, पॉइंटर वेरिएबल इक्वल टू, जैसे मैलॉक में यूज कर रहे थे, डाटा टाइप स्टार देन कैलॉग। कैलॉग का फुल फॉर्म क्या है ना, कॉन्टिजियस एलोकेशन। क्या होता है कॉन्टिजियस, कैलॉग का जो फुल फॉर्म है क्या है, कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस का मतलब क्या होता है, जैसे आरए में क्या होता है, सारा एलिमेंट पास पास रहता है ना, उसी तरह बोलते हैं कॉन्टिजियस। डाटा टाइप स्टार कैटलॉग, देन यहां देना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्लॉक, कितना ब्लॉक चाहिए आपको, नंबर ऑफ ब्लॉक, और हर एक ब्लॉक का साइज कितना होना चाहिए, साइज ऑफ ईच ब्लॉक। ये दिखने में ऐसा, ये सिंटैक्स है इसका, ये इसका सिंटैक्स है। एग्जांपल में क्या लिखा है, जैसे में लिखा ptr इक्वल टू, मैं लिखा है यहाँ पर, मैं फ्लोट के लिए रखना चाहता हूँ, फ्लोट स्टार देन कैलॉग, नंबर लिख रहा हूँ, लेट से जैसे लिखा है 20 कॉमा, अगर मैं लिखा 20 कॉमा, लेट से अब लिख रहा हूँ साइज ऑफ फ्लोट। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि कितना फ्लोट के लिए रखेगा, 20 फ्लोट के लिए, ठीक है, कितना रखेगा ना, 20 ब्लॉक रिजर्व करेगा, हर एक ब्लॉक का साइज कितना होगा 4 बाइट, तो क्या करेगा, इट विल रिजर्व 20 blocks and size of each block, size of each block will be how much, 4 bytes। तो टोटल कितना है 80 bytes, तो टोटल इज 80 bytes ऑफ मेमोरी, तो इसे रिजर्व करता है, ठीक है। प्रोग्राम देखते हैं, जो प्रोग्राम आपने अभी किया था मैलॉक यूज करके थोड़ी देर पहले, इसी को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, क्या कैलॉग, कैलॉग। लेकिन ये कैलॉग में क्या रहेगा ना, पहला पैरामीटर क्या है ना, कितना ब्लॉक चाहिए आपको, नहीं मुझे n नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए, और ये सेकंड वाला क्या बताएगा ना, साइज ऑफ ईच ब्लॉक, साइज ऑफ ईच ब्लॉक कितना है टोटल। तो यहाँ पर कितना, दो मैलॉक में एक पैरामीटर था, यहाँ पर दो पैरामीटर है, कितना ब्लॉक चाहिए सर, n ब्लॉक चाहिए, मुझे n नंबर ऑफ वैल्यू चाहिए, हर एक ब्लॉक का साइज कितना होना चाहिए ना, ये बताएगा, साइज ऑफ इंट मतलब 4 बाइट्स होना चाहिए। तो मैं इसी प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, इसी को आपने मैलॉक यूज करके किया था, और जब कैलॉग यूज कर रहे हो, रन किया, देखो मांग रहा है, हमने एलिमेंट्स भेजा 5, एंटर द एलिमेंट्स, मैं दे रहा हूँ क्या, जैसे 10, एंटर द एलिमेंट 10 20 30 40 50, द एलिमेंट्स आर क्या आया 10 20 30 40 50, अंडरस्टूड। लिखो इसे, फाइनली इसे फ्री करना है, इसे फ्री कर लेना, सिर्फ डिफरेंस हमने मैलॉक की जगह क्या लगाया है, मैलॉक की जगह हमने कैलॉग लगाया है। और मेमोरी ब्लॉक रिजर्व किया, अगर मेमोरी नहीं है तो नॉल होगा, तो देखेगा मेमोरी नॉट अवेलेबल, और अगर मेमोरी है तो आप एलिमेंट डालो तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है, तो मैलॉक कैलॉग खत्म हो गया, नेक्स्ट क्या है रीअलॉक। ठीक है, रीअलॉक का काम क्या है, रीअलॉक का मतलब होता है री
रीएलोकेट कब होगा? जब जितना एलोकेशन हुआ था अगर वो सफिशिएंट नहीं है। अगर जो मेमोरी आपने एलोकेट किया है मैलोक और कैलोक यूज करके, अगर वो सफिशिएंट नहीं, अगर ज्यादा है या कम है, ठीक है, आप एक उसमें कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हो या कुछ एलिमेंट हटाना चाहते हो, साइज घटाना चाहते हो, नहीं, तो उस टाइम में आप रीएलोकेट कर सकते हो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो? इफ वी वांट टू change the size of memory allocated by whom? Malloc or Calloc. Then we can use which function? Realloc. Then हम realloc यूज कर सकते हैं, ठीक है। कब यूज कर सकते हैं? अगर मैलोक कैलोक लेट से आपने मैलोक कैलोक में 50 बाइट रिजर्व किया है तो सफिशिएंट नहीं हो रहा है और 2 वैल्यू रखना है, तब साइज बढ़ाना पड़ेगा, या एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया है साइज घटेगा, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो? रीएलोकेट यूज कर सकते हो। रीएलोकेट साइज बढ़ाने और घटाने के लिए यूज होता है। रीएलोकेट का सिंटैक्स, रीएलोक का सिंटैक्स क्या है ना? रीएलोक का सिंटैक्स हम किस तरह लिख सकते हैं ना? इसमें ऐसे लिख सकते हैं ptr1 इक्वल टू, मतलब पहले से एक मेमोरी ब्लॉक होगा। देखो मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ। लेट से ये एक मेमोरी ब्लॉक है, इसको आपने मैलोक लगा के रिजर्व किया है। उसका एड्रेस कहाँ पर है ना? पीटीआर में है। उसका एड्रेस क्या है ना सर? 1001 है। अभी आप एक दो फिर और दो नंबर, दो इंटीजर रखना चाहते हो, दो इंटीजर फिर से आप ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए साइज बढ़ाना पड़ेगा। इसका साइज नहीं, तो वो कैसे बढ़ेगा? हो सकता है अगर उसके साइड में जगह होगा तो बढ़ेगा, अगर उसके साइड में जगह नहीं होगा तो और एक जगह पर वो बोलो ये 5 था और ये 2, टोटल 7 के लिए जगह ले लेगा। हो सकता है ऐसा हो जाए, टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। पहले कितना था? पहले था लेट्स से 5 के लिए, अब कितना हो गया? 7 के लिए हो गया है, ये 2 इंटीजर के लिए। ऐसा हो सकता है। मतलब आपने पहले ये डायग्राम था, 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए मैलोक रिजर्व किया है, आप चाहते हो 2 नंबर फिर से और ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा। तो अगर इसके साइड में, इस मेमोरी ब्लॉक के साइड में अगर जगह होगा तो वो रीएलोक यूज करेंगे। तो हो सकता है कि उसके साइड में एक्स्ट्रा 2 बाइट, 2 इंटीजर के लिए मेमोरी ले ले। अगर उसके साइड में मेमोरी ना हो तो और एक जगह पर टोटल ये 5 + 2 7 इंटीजर के लिए टोटल मेमोरी ले लेगा, ठीक है। और इस मेमोरी, जो मेमोरी ब्लॉक है, इसका एड्रेस कहाँ रहेगा? और एक पॉइंटर में रहेगा, उसका नाम क्या दिया है हमने ना? ptr क्या 1। और ये जो 5 वैल्यू था यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 2 वैल्यू आप लास्ट में रख सकते हो अपने हिसाब से। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ptr1 क्या है? ptr1 क्या है ना? रीएलोकेट होने के बाद जो मेमोरी एड्रेस है वो ptr1 है, नया मेमोरी ब्लॉक का। ये है 2 मेमोरी है, ये पुराना है, ये वाला पुराना मेमोरी ब्लॉक, ये नया मेमोरी ब्लॉक। तो पुराना मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस कौन रखा है? ptr रखा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंटैक्स कैसे लिखेंगे ना? रीएलोक कैसे लिखेंगे ना? क्या पहला पॉइंटर क्या था? कहाँ से, कौन सा मेमोरी ब्लॉक को अलॉकेट करेगा? कौन सा मेमोरी ब्लॉक का साइज बढ़ाएगा घटाएगा? जिस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस ptr रखा है, ptr। अच्छा, कितना बढ़ाएगा? न्यू साइज, ठीक है। तो इतना ही काम है, यही सिंटैक्स है, ठीक है। यही रीएलोक का सिंटैक्स है। तो कहाँ से, कौन सा मेमोरी ब्लॉक का साइज बढ़ाएगा घटाएगा ना? जिस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस ptr रखा है, कितना करेगा नया साइज, ये आप मेंशन कर सकते हो आप। तो रीअनलॉक का एक प्रोग्राम देखते हैं डायरेक्टली कि मैलोक क्या लगता है, हम समझ गए हैं। देखिए हमने पहले क्या किया है, पूछा कि कितना एलिमेंट रखना चाहते हो, n नंबर ऑफ। तो मैलोक लगा के एक मेमोरी ब्लॉक हमने रिजर्व कर लिया, कितना एलिमेंट रखने के लिए ना? n नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो फिर उस n नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हमने, एंटर किया वहां पर वैल्यू, n एलिमेंट्स रखा, फिर उस एलिमेंट को हमने डिस्प्ले भी कर दिया है। ये हम यहाँ तक जानते थे, यहाँ तक हमने किया है। अभी करना क्या है ना? लेट से मैं और 2 एलिमेंट रखना चाहता हूँ, कि और कुछ एलिमेंट रखना चाहता हूँ। पहले 5, लेट से n 5 था, 5 एलिमेंट रखा था, फिर अभी मैं चाहता हूँ और 2 एलिमेंट रखने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये नया साइज है। नया साइज कितना दिया? 7 दे दिया। n1 कितना है? 7। n कितना था? 5 था। तो कितना रिजर्व करेगा? 7 इंटीजर के लिए रखेगा मेमोरी। ये रीअलोकेट कर रहा है। रीअलोकेट क्या कर रहा है? 7 इंटीजर के लिए ये मेमोरी एलोकेट कर रहा है। कितना इंटीजर के लिए? 7 इंटीजर। तो रीअलोकेट किया। कहां से करेगा? कौन सा मेमोरी ब्लॉक को चेंज करेगा, मतलब रीअलोकेट करेगा, साइज बढ़ाएगा? जो जिस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस कौन रखा है ना, पी रखा है, पी मैंने यहाँ पर पी। और जो नया मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस कौन है ना, क्यू है। ठीक है, तो ये हमने रीअलोकेट कर दिया। कितना किया है ना, n1 जितना दोगे, n1 लेटर 7 दिया है तो 7 इंटीजर के लिए रख लिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? न्यू वैल्यू एंटर करेंगे। कितना वैल्यू? नो न्यू 2 वैल्यूज। तो लूप कहां से लगाएंगे? i इक्वल टू n से। क्यों? पहले तो n नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, पहले 5 एलिमेंट है ना, अभी 2 नया एलिमेंट ऐड करना है, तो कहां से लूप देंगे? n से देंगे। तो आपने 2 एलिमेंट ऐड कर दिया। अभी कहां से लिखा? n से लेकर n1 तक। n कहां स्टार्ट होगा? 5 से। n1 क्या है? लेटर 7 है, तो 5 6 2 एलिमेंट ऐड हो गया। क्या लिखा है? q प्लस i। q क्या रखा है? q किसका एड्रेस रखा है? q एड्रेस रखा है जो नया मेमोरी ब्लॉक है उसका एड्रेस रखा है, तो रख लिया दोनों का। ठीक है, हमने n से लिखा है। q प्लस 5 कितना होगा? q प्लस 5 मतलब आपको पता है, अगर ये आपका मेमोरी ब्लॉक है, इसमें पहले कितना एलिमेंट था? 1 2 3 4 5 था। जब आपने नया मेमोरी ब्लॉक एलोकेट किया, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, तो ये था 0 1 2 3 4। इसका एड्रेस है p और इसका एड्रेस है q। साइज बड़ा है, तो ये सब एलिमेंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर रीअलोकेट करोगे तो कॉपी हो गया। ठीक है, ये कॉपी हो गया। तो ये एलिमेंट को तो हम चेंज नहीं करना है, ये दो एलिमेंट ऐड करना है। तो 0 1 2 3 4, इसका कितना है? 5 है, इसका कितना है? 6 है। तो q प्लस 5 कितना होगा? ये वाला एलिमेंट नहीं। तो जो एलिमेंट आप दोगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एलिमेंट दोगे आप यहाँ पर, आई कितना है? पहले 5 है, तो q प्लस 5 लेट्स दिया मैंने, जो एलिमेंट दिया 60 दिया, तो 60 रहेगा यहाँ पर। देन आई कितना होगा? 6 होगा। q प्लस 6 कौन होगा? ये वाला होगा। तो 70 दिया, 70 रहेगा यहाँ पर। समझ रहे हो? फिर डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करेंगे तो कहाँ से करेंगे? पूरा 0 से लेके कहाँ तक? n1 तक। n1 कितना है? 7 है। 7 एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो हमने डिस्प्ले कर लिया स्टार लगा के, q लगा के। देन दोनों पॉइंटर को आपको फ्री करना है। तो एक बार रन करके चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करते हैं। तो क्या लिख रहा है ना, एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट। पहले पूछ रहा है, मैलोक लगेगा, 5 दिया मैंने। ठीक है, एलिमेंट एंटर करो। 10 मैंने दिया, 20 30 40 50। तो एलिमेंट्स आर 10 20 30 40 50। बोला एंटर न्यू साइज, मैं दिया 7। 7 एंटर द न्यू वैल्यू, मतलब मुझे क्या देना है अभी? लेफ्ट में दिया 60 और क्या है 70। अब देखो डिस्प्ले क्या हो रहा है? 10 20 30 40 50 60 70। अंडरस्टूड? तो पहले 5 एलिमेंट था, एलिमेंट साइज को बढ़ा दिया, बढ़ा के 2 एलिमेंट ऐड किया, फिर डिस्प्ले किया। ओके, तो ये इससे काम करता है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने सीखा मैलोक, कैलोक और रीअलोक। और फ्री का काम क्या होता है? फ्री का काम तो होता है, आपको पता है, वो फ्री करता है नहीं। तो डायनामिकली मेमोरी आप एलोकेट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो उस मेमोरी का साइज बढ़ाना है घटाने के लिए, उसके लिए क्या यूज कर सकते हो? और रीअलोक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट।